पीला बौना। एक बार की बात है, एक रानी रहती थी जो बहुत सारे बच्चों की माँ थी और उन सभी में से केवल एक बेटी बची थी। लेकिन फिर भी उसकी कीमत कम से कम 1000 थी। उसकी माँ, जो अपने पिता राजा की मृत्यु के बाद से दुनिया में किसी और चीज की परवाह नहीं करती थी, उसे खोने से इतनी डरती थी कि उसने उसे बहुत लाड़ प्यार किया और कभी उसकी कोई गलती सुधारने की कोशिश नहीं की। इसका नतीजा ये हुआ कि यह छोटी सी बच्ची, जो जितनी सुंदर थी और एक दिन ताज पहनने वाली थी, इतनी घमंडी और अपनी सुंदरता से इतनी प्यार करने लगी कि वह दुनिया के बाकी सभी लोगों से घृणा करने लगी। रानी, उसकी माँ, अपने दुलार और चापलूसी से उसे यह विश्वास दिलाने में मदद करती थी कि उसके लिए कुछ भी ज्यादा अच्छा नहीं है। वो लगभग हमेशा सबसे सुंदर पोशाक पहनती थी, एक परी की तरह, या शिकार करने के लिए बाहर जाने वाली रानी की तरह, और दरबार की महिलाएं जंगल की परियों की तरह सज धज कर उसका पीछा करती थीं। और उसे और भी अधिक घमंडी बनाने के लिए रानी ने अपने चित्र को सबसे चतुर चित्रकारों से बनवाया और उसे कई पड़ोसी राजाओं के पास भेजा, जिनके साथ उसकी बहुत मित्रता थी। जब उन्होंने ये चित्र देखा तो वे राजकुमारी से प्यार करने लगे, उनमें से हर एक पर, लेकिन हर किसी पर इसका अलग अलग असर हुआ। कोई बीमार पड़ गया, कोई पागल हो गया, और कुछ सबसे भाग्यशाली लोग जल्द से जल्द उसे देखने के लिए निकल पड़े, लेकिन ये बेचारे राजकुमार उस पर नजर पड़ते ही उसके गुलाम बन गए। इससे ज्यादा खुशनुमा दरबार कभी नहीं हुआ। 20 खुशमिजाज राजाओं ने खुद को खुश रखने के लिए हर संभव कोशिश की, और एक बार मनोरंजन देने में बहुत सारा पैसा खर्च करने के बाद, अगर राजकुमारी ने कहा कि ये बहुत सुंदर है, तो वे खुद को बहुत भाग्यशाली मानते थे। ये सब प्रशंसा रानी को बहुत प्रसन्न करती थी। एक दिन भी नहीं बीता जब उसे दुनिया के सभी कवियों द्वारा भेजी गई 7 या 8000 सोनेट्स और उतनी ही शोक गीत, मैरिगल्स और गीत प्राप्त हुए। उस समय लिखी गई सभी गद्य और कविताएं बेलिसिमा के बारे में थीं, क्योंकि राजकुमारी का नाम यही था, और उनके पास जो भी अलाव थे वे इन छंदों से बने थे, जो किसी भी अन्य प्रकार की लकड़ी की तुलना में बेहतर चटकते और चमकते थे। बेलिसिमा पहले से ही 15 साल की थी, और हर राजकुमार उससे शादी करना चाहता था, लेकिन किसी ने भी ऐसा कहने की हिम्मत नहीं की। वे ऐसा कैसे कर सकते थे, जब उन्हें पता था कि उनमें से कोई भी उसे खुश करने के लिए दिन में 5 या 6 बार अपना सिर काट सकता था, और वह इसे एक मामूली बात समझती, उसे इसकी कोई परवाह नहीं थी। आप कल्पना कर सकते हैं कि उसके प्रेमी उसे कितना कठोर दिल समझते थे, और रानी, जो उसे विवाहित देखना चाहती थी, उसे यह नहीं पता था कि उसे इस बारे में गंभीरता से सोचने के लिए कैसे राजी किया जाए। बेलिसिमा, उसने कहा, मैं चाहती हूँ कि तुम इतने घमंडी न हो। तुम इन सभी अच्छे राजाओं से घृणा क्यों करते हो? मैं चाहती हूँ कि तुम उनमें से किसी एक से शादी करो, और मुझे खुश करने की कोशिश मत करो। मैं बहुत खुश हूँ, बेलिसिमा ने जवाब दिया, मुझे शांति से रहने दो, मैडम। मैं किसी की परवाह नहीं करना चाहता, लेकिन आप इनमें से किसी भी राजकुमार के साथ बहुत खुश रहेंगे, रानी ने कहा, और अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति से प्यार करते हैं जो आपके योग्य नहीं है तो मैं बहुत क्रोधित हो जाऊंगी। लेकिन राजकुमारी अपने बारे में इतना सोचती थी कि वह अपने प्रेमियों में से किसी को भी अपने लिए पर्याप्त चतुर या सुंदर नहीं मानती थी, और उसकी माँ, जो उसके विवाह न करने के निश्चय पर बहुत क्रोधित हो रही थी, वह चाहने लगी कि काश उसने उसे अपनी मर्जी से इतना कुछ करने की अनुमति न दी होती। अंत में, यह न जानते हुए कि और क्या किया जाए, उसने एक निश्चित चुड़ैल से परामर्श करने का निश्चय किया जिसे रेगिस्तान की परी कहा जाता था। अब ऐसा करना बहुत मुश्किल था, क्योंकि वह कुछ भयानक शेरों द्वारा संरक्षित थी, लेकिन सौभाग्य से रानी ने बहुत पहले ही सुन लिया था कि जो कोई भी इन शेरों से सुरक्षित गुजरना चाहता है, उसे उन पर बाजरे के आटे, मिश्री और मगरमच्छ के अंडों से बनी एक टिकिया फेंकनी होगी। उसने ये टिकिया अपने हाथों से तैयार की, और इसे एक छोटी टोकरी में रखकर परी की तलाश में निकल पड़ी। लेकिन चूंकि वह दूर तक चलने की आदी नहीं थी, इसलिए वह जल्दी ही बहुत थक गई और आराम करने के लिए एक पेड़ के नीचे बैठ गई, और कुछ ही देर में गहरी नींद में सो गई। जब वह जागी तो उसे अपनी टोकरी खाली पाकर बहुत निराशा हुई। टिकिया पूरी तरह से गायब हो चुकी थी, और
मामले को बदतर बनाने के लिए उसी क्षण उसने बड़े शेरों की दहाड़ सुनी, जिन्हें पता चल गया था कि वो पास है और उसे खोजने के लिए आ रहे हैं। मैं क्या करूं? वह चिल्लाई, मैं खाली जाऊंगी, और इतनी भयभीत हो गई कि एक कदम भी नहीं चल सकी। वह रोने लगी और उस पेड़ के सहारे झुक गई जिसके नीचे वह सो रही थी। तभी उसने किसी को कहते सुना, हम। उसने चारों ओर देखा, फिर पेड़ की ओर देखा और वहां उसे एक छोटा सा आदमी दिखाई दिया जो संतरे खा रहा था। ओह रानी, उसने कहा, मैं आपको बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ और मैं जानता हूँ कि आप शेरों से कितनी डरती हैं, और आपका कहना भी सही है, क्योंकि उन्होंने कई अन्य लोगों को खा लिया है, और आप क्या उम्मीद कर सकती हैं, क्योंकि आपके पास उन्हें देने के लिए कोई केक नहीं है। बेचारी रानी ने कहा, मुझे मरने का मन बना लेना चाहिए। काश अगर मेरी प्यारी बेटी की शादी हो जाती तो मुझे इतनी परवाह नहीं होती। ओह, तुम्हारी एक बेटी है, पीला बौना, जिसे ये नाम इसलिए दिया गया था क्योंकि वह बौना था और उसका चेहरा पीला था और वह नारंगी पेड़ पर रहता था, चिल्लाया। मुझे ये सुनकर बहुत खुशी हुई, क्योंकि मैं पूरी दुनिया में एक पत्नी की तलाश कर रहा था। अब अगर तुम वादा करो कि वह मुझसे शादी करेगी, तो शेर, बाघ या भालू में से कोई भी तुम्हें छू नहीं पाएगा। रानी ने उसकी ओर देखा और उसके बदसूरत छोटे चेहरे से लगभग उतना ही डर गई जितना पहले शेरों से डरी थी, जिससे वह एक शब्द भी नहीं बोल सकी। क्या आप हिचकिचा रही हैं, मैडम? बौना चिल्लाया। आपको जिंदा खाए जाने का बहुत शौक होगा। और जब वह बोल रहा था, रानी ने शेरों को देखा जो उनकी ओर पहाड़ी से नीचे की ओर दौड़ रहे थे। उनमें से प्रत्येक के 2 सिर, 8 पैर और 4 पंक्तियों में दांत थे, तथा उनकी खाल कछुए के खोल की तरह कठोर और चमकदार लाल थी। इस भयानक दृश्य को देखकर बेचारी रानी, जो बाज को देखकर कबूतर की तरह कांप रही थी, जितनी ऊंची आवाज में हो सकती थी, चिल्लाई, ओह प्रिय मिस्टर बौने, बेलिसिमा आपसे शादी करेगी। ओह सचमुच, उसने घृणा से कहा। बेलिसिमा काफी सुंदर है, लेकिन मैं उससे शादी नहीं करना चाहता। तुम उसे रख सकते हो। ओह महानुभाव, रानी ने बड़ी परेशानी में कहा, उसे मना मत कीजिए। वह दुनिया की सबसे आकर्षक राजकुमारी है। ठीक है, उसने उत्तर दिया, दान के कारण मैं उसे ले लूंगा, लेकिन यह मत भूलना कि वह मेरी है। जैसे ही उसने ये कहा, नारंगी पेड़ के तने में एक छोटा सा दरवाजा खुल गया। रानी अंदर भागी, लेकिन ठीक समय पर, और दरवाजा शेरों के मुंह पर जोरदार धमाके के साथ बंद हो गया। रानी इतनी उलझन में थी कि पहले तो उसने नारंगी के पेड़ में एक और छोटा सा दरवाज़ा नहीं देखा, लेकिन जल्दी वो खुल गया और उसने खुद को कांटों और बिच्छुओं के एक खेत में पाया। यह एक कीचड़ भरी खाई से घिरा हुआ था और थोड़ा आगे एक छोटी सी झोपड़ी थी, जिसमें से पीला बौना बहुत ही शानदार अंदाज में बाहर आया। उसने लकड़ी के जूते और एक छोटा सा पीला कोट पहना हुआ था, और चूंकि उसके बाल नहीं थे और कान बहुत लंबे थे, इसलिए वह पूरी तरह से एक चौंकाने वाली छोटी सी वस्तु लग रही थी। मैं बहुत खुश हूँ, उसने रानी से कहा, क्योंकि तुम मेरी सास बनने वाली हो, इसलिए तुम्हें वह छोटा सा घर देखना चाहिए जिसमें तुम्हारी बेलिसिमा मेरे साथ रहेगी। इन कांटों और बिच्छुओं से वह एक गधे को खिला सकती है जिस पर वह जब चाहे सवारी कर सकती है। इस साधारण छत के नीचे कोई भी मौसम उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकता। वह इस नाले का पानी पिएगी और मेढक खाएगी, जो यहाँ बहुत मोटे होते हैं, और फिर वह मुझे हमेशा अपने साथ रखेगी, सुंदर, मिलनसार और खुशमिजाज जैसा कि तुम मुझे अभी देख रही हो। क्योंकि अगर उसकी परछाई मुझसे ज्यादा उसके साथ रहती है तो मुझे आश्चर्य होगा। दुखी रानी ने अचानक देखा कि उसकी बेटी का इस बौने के साथ कितना कष्ट में जीवन होगा। वह ये विचार सहन नहीं कर सकी और बिना कुछ कहे बेहोश होकर गिर पड़ी। जब वह होश में आई तो उसे बहुत आश्चर्य हुआ कि वह घर पर अपने बिस्तर पर लेटी हुई थी, और इससे भी बढ़कर उसने अपने जीवन में अब तक देखी गई सबसे सुंदर लेस वाली नाइट कैप पहनी हुई थी। पहले तो उसने सोचा कि उसके सारे रोमांच, भयानक शेर और पीले बौने से उसका वादा कि वह बेलिसिमा से शादी करेगा एक सपना रहा होगा, लेकिन सुंदर रिबन और लेस वाली नई टोपी उसे याद दिला रही थी कि यह सब सच था, जिसने उसे इतना दुखी कर दिया कि वह इसके बारे में सोचकर न तो खा सकती थी,
न पी सकती थी, न ही सो सकती थी। राजकुमारी, जो अपनी हठधर्मिता के बावजूद अपनी माँ से पूरे दिल से प्यार करती थी, जब वो उसे इतना उदास देखती तो बहुत दुखी होती और अक्सर उससे पूछती कि मामला क्या है। लेकिन रानी, जो नहीं चाहती थी कि उसे सच्चाई का पता चले, केवल इतना कहती कि वह बीमार है या कि उसका कोई पड़ोसी उसके खिलाफ युद्ध करने की धमकी दे रहा है। बेलिसिमा अच्छी तरह जानती थी कि उससे कुछ छिपाया जा रहा है और इनमें से कोई भी बात रानी की बेचैनी का असली कारण नहीं थी। इसलिए उसने मन बना लिया कि वह रेगिस्तान की परी से इस बारे में सलाह लेगी, खासकर जब उसने अक्सर सुना था कि वो कितनी बुद्धिमान है, और उसने सोचा कि साथ ही वो उससे सलाह भी ले सकती है कि शादी करना अच्छा रहेगा या नहीं। इसलिए बहुत सावधानी से उसने शेरों को शांत करने के लिए कुछ उचित केक बनाए और एक रात बहुत जल्दी अपने कमरे में चली गई, ये दिखावा करते हुए कि वह सोने जा रही है। लेकिन ऐसा करने के बजाय उसने खुद को एक लंबे सफ़ेद घूंघट में लपेट लिया और एक गुप्त सीढ़ी से नीचे चली गई और चुड़ैल को खोजने के लिए अकेले ही निकल पड़ी। लेकिन जब वो उसी घातक संतरे के पेड़ के पास पहुंची और उसे फूलों और फलों से लदा हुआ देखा, तो वह रुक गई और कुछ संतरे इकट्ठा करने लगी और फिर अपनी टोकरी नीचे रखकर वो उन्हें खाने बैठ गई। लेकिन जब उसे फिर से आगे बढ़ने का समय आया तो टोकरी गायब हो गई थी और हालांकि उसने हर जगह देखा, लेकिन उसका कोई निशान नहीं मिला। जितना अधिक वह उसे ढूंढती, उतनी ही अधिक भयभीत होती और अंत में वह रोने लगी। फिर अचानक उसने अपने सामने पीले बौने को देखा। तुम्हारी क्या बात है, मेरी प्यारी? उसने पूछा। तुम किस बात पर रो रही हो? हाय, उसने उत्तर दिया, इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि मैं रो रही हूँ, क्योंकि मैंने केक की टोकरी खो दी है जो मुझे रेगिस्तान की परी की गुफा तक सुरक्षित पहुँचने में मदद करने वाली थी। और तुम्हें उससे क्या चाहिए, सुंदरी? छोटे राक्षस ने कहा, क्योंकि मैं उसका दोस्त हूँ, और वैसे भी मैं भी उतना ही चतुर हूँ जितना वह है। राजकुमारी ने उत्तर दिया, रानी, मेरी माँ हाल ही में इतनी गहरी उदासी में डूबी हुई है कि मुझे डर है कि वो मर जाएगी, और मुझे डर है कि शायद मैं ही इसका कारण हूँ, क्योंकि वह चाहती है कि मैं उससे शादी करूँ, और मुझे आपको सच बताना चाहिए कि अभी तक मुझे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला है जिसे मैं अपना पति बनने के योग्य समझूं। इसलिए इन सभी कारणों से मैं परी से बात करना चाहती थी। बौने ने उत्तर दिया, राजकुमारी, अपने आप को और अधिक कष्ट मत दो। मैं तुम्हें वह सब बता सकता हूँ जो तुम जानना चाहती हो। तुम्हारी माँ रानी ने तुमसे विवाह का वचन दिया है, मुझसे वादा किया है। राजकुमारी ने बीच में टोका। ओह नहीं, मुझे यकीन है कि उसने ऐसा नहीं किया है। अगर उसने किया होता तो मुझे बता देती। मैं इस मामले में इतनी दिलचस्पी रखती हूँ कि वो मेरी सहमति के बिना कुछ भी वादा नहीं कर सकती। आप जरूर गलतफहमी में हैं। सुंदर राजकुमारी, बोना अचानक उसके सामने घुटनों के बल गिरते हुए बोला, मैं अपने आप को खुशामद करता हूँ कि जब मैं तुम्हें बताता हूँ कि उसने मुझसे ही तुमसे शादी करने की खुशी का वादा किया है तो तुम उसके निर्णय से नाखुश नहीं होगी। बेलिसिमा ने पीछे हटते हुए कहा, मेरी माँ चाहती है कि मैं तुमसे शादी करूं। तुम इतने मूर्ख कैसे हो कि ऐसी बात सोचो? ओह, ऐसा नहीं है कि मुझे उस सम्मान की बहुत परवाह है, बोना गुस्से से चिल्लाया, लेकिन यहाँ शेर आ रहे हैं, वे तुम्हें 3 कौर खा जाएंगे और तुम्हारा और तुम्हारे गौरव का अंत हो जाएगा। और सचमुच उसी क्षण बेचारी राजकुमारी ने उनकी भयानक चीखें पास आती सुनी। मैं क्या करूं? वह रो पड़ी। क्या मेरे सारे खुशनुमा दिन ऐसे ही खत्म हो जाएंगे? दुष्ट बौने ने उसकी ओर देखा और द्वेषपूर्ण ढंग से हंसने लगा। कम से कम, उसने कहा, तुम्हें अविवाहित मरने का संतोष तो है। तुम्हारे जैसी प्यारी राजकुमारी निश्चित रूप से मेरे जैसे गरीब छोटे बौने की पत्नी बनने के बजाय मरना पसंद करेगी। ओह, मुझ पर नाराज मत हो, राजकुमारी ने हाथ जोड़ते हुए कहा। मैं इस भयानक तरीके से मरने के बजाय दुनिया के सभी बौनों से शादी करना पसंद करूंगी। राजकुमारी, मुझे वचन देने से पहले मेरी ओर अच्छी तरह से देख लो, उसने कहा। मैं नहीं चाहता कि तुम जल्दबाजी में मुझसे वचन दो। ओह, वह चिल्लाई, शेर आ रहे हैं। मैंने तुम्हें बहुत देखा है। मैं बहुत डर गई हूँ। मुझे इस मिनट बचा लो,
नहीं तो मैं डर के मारे मर जाऊंगी। वास्तव में बोलते बोलते वह बेहोश होकर गिर पड़ी, और जब उसे होश आया तो उसने अपने आप को घर में अपने छोटे से बिस्तर पर पाया। वो वहां कैसे पहुंची ये वह नहीं बता सकी, लेकिन उसने सबसे सुंदर फीते और रिबन पहने हुए थे, और उसकी उंगली में एक छोटी सी अंगूठी थी जो एक लाल बाल से बनी थी, जो इतनी कसकर फिट थी कि वो कोशिश करने के बावजूद भी उसे उतार नहीं सकी। जब राजकुमारी ने ये सब देखा और जो कुछ हुआ था उसे याद किया, तो वह भी गहरे दुख में डूब गई, जिससे पूरा दरबार हैरान और चिंतित हो गया, और सबसे ज्यादा रानी। उसने 100 बार बेलिसिमा से पूछा कि क्या उसके साथ कुछ गड़बड़ है, लेकिन उसने हमेशा यही कहा कि कुछ नहीं है। अंत में राज्य के प्रमुख लोग अपनी राजकुमारी की शादी देखने के लिए उत्सुक थे। उन्होंने रानी से उसके लिए जल्द से जल्द एक पति चुनने की विनती करने के लिए भेजा। उसने उत्तर दिया कि कुछ भी उसे इससे अधिक खुश नहीं कर सकता, लेकिन उसकी बेटी शादी करने के लिए बहुत अनिच्छुक लग रही थी, और उसने उन्हें सलाह दी कि वे खुद जाकर राजकुमारी से इस बारे में बात करें, इसलिए उन्होंने तुरंत ऐसा किया। अब बेलिसिमा पीले बौने के साथ अपने रोमांच के बाद बहुत कम गर्वित थी, और वो किसी शक्तिशाली राजा से शादी करने के अलावा छोटे राक्षस से छुटकारा पाने का बेहतर तरीका नहीं सोच सकती थी, इसलिए उसने उनके अनुरोध का जवाब उनकी उम्मीद से कहीं अधिक अनुकूल तरीके से दिया, ये कहते हुए कि हालांकि वह बहुत खुश थी, फिर भी उन्हें खुश करने के लिए वह सोने की खानों के राजा से शादी करने के लिए सहमत होगी। अब वह एक बहुत ही सुंदर और शक्तिशाली राजकुमार था, जो वर्षों से राजकुमारी से प्यार करता था, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि वो कभी उसकी परवाह करेगी। आप आसानी से कल्पना कर सकते हैं कि जब उसने ये खबर सुनी तो वो कितना खुश हुआ होगा, और राजकुमारी से शादी करने की उम्मीद हमेशा के लिए खो देने से सभी अन्य राजा कितने नाराज हुए होंगे। लेकिन आखिरकार बेलिसिमा 20 राजाओं से शादी नहीं कर सकती थी। वास्तव में उसके लिए एक को चुनना काफी कठिन था, क्योंकि उसके अहंकार ने उसे यह विश्वास दिलाया था कि दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं है जो उसके योग्य हो। महल में अब तक की सबसे भव्य शादी के लिए तैयारियां तुरंत शुरू कर दी गईं। सोने की खानों के राजा ने इतनी बड़ी रकम भेजी कि पूरा समुद्र उसे लाने वाले जहाजों से भर गया। राजकुमारी को सजाने के लिए दुर्लभ और कीमती हर चीज की तलाश करने के लिए सभी सबसे शानदार और सबसे परिष्कृत दरबारों, विशेष रूप से फ्रांस के दरबार में दूत भेजे गए। हालांकि उसकी सुंदरता इतनी परिपूर्ण थी कि वह जो कुछ भी पहनती थी वो उससे अधिक सुंदर नहीं लग सकती थी। कम से कम सोने की खानों के राजा ने तो यही सोचा था, और जब तक वो उसके साथ नहीं होता वो कभी खुश नहीं रहता था। राजकुमारी के लिए जितना अधिक वह राजा को देखती थी उतना ही वो उसे पसंद करती थी। वह इतना उदार, इतना सुंदर और चतुर था कि आखिरकार वह उससे उतना ही प्यार करने लगी जितना वह उससे करता था। वे कितने खुश थे जब वे एक साथ सुंदर बगीचों में घूमते थे, कभी कभी मधुर संगीत सुनते थे, और राजा बेलिसिमा के लिए गीत लिखते थे। यह एक ऐसा गीत है जो उसे बहुत पसंद था। जंगल में सब खुश है, जब मेरी राजकुमारी उस ओर चलती है, तब सभी फूल मिल जाते हैं, नीचे की ओर जमीन की ओर फड़फड़ाते हुए। आशा है कि वह उन पर पैर रख सकेगी, और पतले तने पर चमकीले फूल जब वह गुजरे तो उसकी ओर देखें। घासों को हल्के से झाड़ना। ओह मेरी राजकुमारी, ऊपर पक्षी, हमारे प्रेम के गीत पुनः प्रतिध्वनित हों, जैसे इस मंत्रमुग्धा भूमि के माध्यम से हम खुशी खुशी हाथों में हाथ डालकर घूमते हैं। वे वाकई दिन भर खुश थे। राजा के सभी असफल प्रतिद्वंद्वी निराश होकर घर लौट गए थे। उन्होंने राजकुमारी को इतने दुख के साथ अलविदा कहा कि वो उनके लिए दुखी होने से खुद को नहीं रोक पाए। आह मैडम, सोने की खानों के राजा ने उससे कहा, ये कैसे है? आप इन राजकुमारों पर अपनी दया क्यों बर्बाद कर रही हैं, जो आपसे इतना प्यार करते हैं कि आपकी एक मुस्कान से उनकी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। मुझे दुख होता, बेलिसिमा ने उत्तर दिया, यदि आपने यह नहीं देखा होता कि मुझे इन राजकुमारों पर कितनी दया आ रही थी, जो मुझे हमेशा के लिए छोड़कर जा रहे थे। लेकिन आपके लिए, महाराज, ये बहुत अलग है। आपके पास मुझसे प्रसन्न होने का हर कारण है, लेकिन वे दुखी होकर जा रहे हैं, इसलिए आपको उन पर मेरी दया से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए।
सोने की खानों का राजा राजकुमारी के हस्तक्षेप को सहने के अच्छे स्वभाव से बहुत प्रभावित हुआ और उसके पैरों पर गिरकर उसने उसके हाथों को 1000 बार चूमा और उससे क्षमा करने की भीख मांगी। आखिरकार खुशी का दिन आ ही गया। बेलिसिमा की शादी के लिए सब कुछ तैयार था। तुरही बजने लगी, शहर की सभी सड़कों पर झंडे और फूल लटके हुए थे और लोग महल के सामने बड़े चौक की ओर भीड़ में भाग रहे थे। रानी इतनी खुश थी कि वह मुश्किल से सो पाई थी और वह जरूरी आदेश देने और राजकुमारी को पहनने के लिए गहने चुनने के लिए सुबह होने से पहले ही उठ गई। ये हीरे से कम नहीं थे, यहाँ तक कि उसके जूते भी हीरे से जड़े हुए थे और चांदी के ब्रोकेड की उसकी पोशाक पर सूरज की 1 दर्जन किरणों की कढ़ाई की गई थी। आप कल्पना कर सकते हैं कि इनकी कीमत कितनी रही होगी, लेकिन फिर राजकुमारी की सुंदरता के अलावा और कुछ भी अधिक शानदार नहीं हो सकता था। उसके सिर पर एक शानदार मुकुट था, उसके प्यारे बाल उसके पैरों तक लहरा रहे थे और उसका राजसी रूप उसके साथ उपस्थित सभी महिलाओं के बीच आसानी से पहचाना जा सकता था। सोने की खानों का राजा भी कम महान और वैभवशाली नहीं था। उसके चेहरे से यह स्पष्ट था कि वह कितना खुश था और जो कोई उसके पास जाता था वो उपहारों से लदा हुआ लौटता था, क्योंकि विशाल भोज कक्ष के चारों ओर सोने से भरे 1000 बैरल रखे हुए थे और मोतियों से कशीदाकारी किए हुए मखमल के बने असंख्य थैले और धन से भरे हुए थे, जिनमें से प्रत्येक में कम से कम 1 लाख सोने के सिक्के थे, जिन्हें हर उस व्यक्ति को दिया जाता था जो अपना हाथ बढ़ाना चाहता था। और आप निश्चिंत हो सकते हैं कि बड़ी संख्या में लोगों ने जल्दबाजी में ऐसा किया। वास्तव में कुछ लोगों को यह विवाह उत्सव का सबसे मनोरंजक हिस्सा लगा। रानी और राजकुमारी राजा के साथ जाने के लिए तैयार ही थीं कि उन्होंने देखा कि 2 बड़े बेसिलिस्क लंबी गैलरी के अंत से उनकी ओर बढ़ रहे हैं। उनके पीछे एक बहुत ही खराब तरीके से बना बक्सा घसीट रहे हैं। उनके पीछे एक लंबी बूढ़ी औरत आ रही थी, जिसकी कुरूपता उसकी अत्यधिक वृद्धावस्था से भी अधिक आश्चर्यजनक थी। उसने काले तफ्ता का एक रफ, लाल मखमली हुड और एक फर्थिंगेल पहना हुआ था, जो सभी चिथड़ों में था, और वह एक बैसाखी पर भारी रूप से झुकी हुई थी। यह अजीब बूढ़ी औरत बिना एक भी शब्द कहे गैलरी के चारों ओर 3 बार लंगड़ाती हुई चली गई। उसके पीछे बेसिलिस्क थे, फिर बीच में रुक गई और अपनी बैसाखी को धमकी भरे अंदाज में लहराते हुए उसने चिल्लाया, हो रानी, हो राजकुमारी, क्या तुम्हें लगता है कि तुम मेरे दोस्त पीले बौने से किया वादा बिना किसी दंड के तोड़ दोगी? मैं रेगिस्तान की परी हूँ। पीले बौने और उसके नारंगी पेड़ के बिना मेरे बड़े शेर तुम्हें जल्दी ही खा जाते। मैं तुम्हें बता सकती हूँ, और परिलोक में हम खुद को इस तरह अपमानित नहीं होने देते। जल्दी से जल्दी तय कर लो कि तुम क्या करोगी, क्योंकि मैं कसम खाता हूँ कि तुम पीले बौने से शादी करोगी। अगर तुम ऐसा नहीं करती हो तो मैं अपनी बैसाखी जला दूंगी। आह राजकुमारी, रानी ने रोते हुए कहा, यह मैं क्या सुन रही हूँ? तुमने क्या वादा किया है? आह मेरी माँ, बेलिसिमा ने उदास होकर उत्तर दिया, आपने खुद से क्या वादा किया था? सोने की खदानों का राजा इस दुष्ट बूढ़ी औरत द्वारा अपनी खुशियों से वंचित रखे जाने पर क्रोधित होकर उसके पास गया और अपनी तलवार से उसे धमकाते हुए कहा, मेरे देश से तुरंत और हमेशा के लिए चले जाओ, दुखी प्राणी। कहीं ऐसा न हो कि मैं तुम्हारी जान ले लूं और इस तरह तुम्हारे द्वेष से खुद को मुक्त कर लूं। उसने ये शब्द कहे ही थे कि डिब्बे का ढक्कन एक भयानक आवाज के साथ फर्श पर गिर गया और उनके डर से पीला बौना एक बड़ी स्पेनिश बिल्ली पर सवार होकर बाहर आया। उतावला युवक, वह चिल्लाया, रेगिस्तान की परी और राजा के बीच भागता हुआ। इस शानदार परी पर उंगली उठाने की हिम्मत करो। तुम्हारा झगड़ा सिर्फ मुझसे है। मैं तुम्हारा दुश्मन और तुम्हारा प्रतिद्वंद्वी हूँ। वह विश्वासघाती राजकुमारी जो तुमसे शादी करना चाहती थी, मुझसे वादा की गई है। देखो कि उसकी उंगली में मेरे बालों में से एक से बनी अंगूठी तो नहीं है। बस इसे उतारने की कोशिश करो और तुम्हें जल्द ही पता चल जाएगा कि मैं तुमसे ज्यादा शक्तिशाली हूँ। दुष्ट राक्षस, राजा ने कहा, क्या तुम खुद को राजकुमारी का प्रेमी कहने और ऐसे खजाने पर दावा करने की हिम्मत कर सकते हो? क्या तुम जानते हो कि तुम एक बौने हो, कि तुम इतने बदसूरत हो कि कोई तुम्हें देख भी नहीं सकता, और अगर तुम ऐसी शानदार मौत के लायक होते तो मैं तुम्हें बहुत पहले ही मार देता।
पीला बौना इन शब्दों से बहुत क्रोधित हुआ। उसने अपनी बिल्ली को स्पर दिए, जो बुरी तरह चिल्लाए और इधर उधर उछली, सभी को भयभीत कर दिया, सिवाय बहादुर राजा के, जिसने बौने का पीछा किया जब तक कि उसने एक बड़ा चाकू नहीं निकाल लिया, जिससे वह हथियारबंद था। उसने राजा को एक युद्ध में उसका सामना करने के लिए चुनौती दी और एक भयानक धमाके के साथ महल के आंगन में भाग गया। राजा काफी क्रोधित होकर जल्दी से उसका पीछा किया, लेकिन वे मुश्किल से एक दूसरे का सामना करने के लिए अपनी जगह पर बैठे थे और पूरे दरबार को अभी बालकनी पर भागकर ये देखने का समय मिला था कि क्या हो रहा है, जब अचानक सूरज खून की तरह लाल हो गया और इतना अंधेरा हो गया कि वे मुश्किल से कुछ भी देख पा रहे थे। गड़गड़ाहट हुई और बिजली चमकने लगी जैसे कि यह सब कुछ जला देगी। दो बेसिलिस्क दिखाई दिए, एक बुरे बौने के दोनों तरफ, दिग्गजों की तरह, पहाड़ों की तरह ऊंचे, और उनके मुंह और कानों से आग निकल रही थी, जब तक कि वे जलती हुई भट्टियों की तरह नहीं दिखने लगे। इनमें से कोई भी बात महान युवा राजा को भयभीत नहीं कर सकी, और उसके रूप और कार्यों की निर्भीकता ने देखने वालों को आश्वस्त किया, और शायद पीला बौना खुद भी शर्मिंदा हुआ। लेकिन जब उसने देखा कि उसकी प्यारी राजकुमारी के साथ क्या हो रहा था, तो उसका साहस भी जवाब दे गया। रेगिस्तान की परी, जो पहले से भी अधिक भयानक लग रही थी, एक पंख वाले ग्रिफिन पर सवार थी और उसके गले में लंबे सांप लिपटे हुए थे। उसने अपने भाले से उसे ऐसा झटका दिया कि बेलिसिमा खून से लथपथ और बेहोश होकर रानी की बाहों में गिर गई। उसकी प्यारी माँ राजकुमारी की तरह ही आघात से उतनी ही आहत महसूस कर रही थी, इतनी तीखी चीखें और विलाप कर रही थी कि राजा ने उन्हें सुनकर पूरी तरह से अपना साहस और होश खो दिया। लड़ाई छोड़कर वह राजकुमारी की ओर भागा, उसे बचाने या उसके साथ मरने के लिए, लेकिन पीला बौना उससे बहुत तेज था। अपनी स्पेनिश बिल्ली के साथ छज्जे पर छलांग लगाते हुए उसने रानी की बाहों से बेलिसिमा को छीन लिया, और इससे पहले कि दरबार की कोई भी महिला उसे रोक पाती, वो महल की छत पर कूद गया और अपना पुरस्कार लेकर गायब हो गया। राजा भय से निश्चल होकर इस भयानक घटना को निराशा से देखता रहा, जिसे रोकने में वो पूरी तरह असमर्थ था, और इससे भी बदतर बात ये थी कि उसकी दृष्टि समाप्त हो गई थी। सब कुछ अंधकार में हो गया था और उसने महसूस किया कि वो किसी मजबूत हाथ से हवा में उड़ाया जा रहा है। यह नया दुर्भाग्य रेगिस्तान की दुष्ट परी का काम था, जो राजकुमारी को ले जाने में उसकी मदद करने के लिए पीले बौने के साथ आई थी, और सोने की खदानों के सुंदर युवा राजा से प्यार हो गया था जब उसने उसे देखा था। उसने सोचा कि अगर वह उसे किसी डरावनी गुफा में ले जाए और उसे एक चट्टान से बांध दे, तो मौत के डर से वह बेलिसिमा को भूल जाएगा और उसका गुलाम बन जाएगा। इसलिए जैसे ही वे उस स्थान पर पहुंचे, उसने उसे उसकी दृष्टि वापस दे दी, लेकिन उसे उसकी जंजीरों से मुक्त किए बिना, और अपनी जादुई शक्ति से वो उसके सामने एक युवा और सुंदर परी के रूप में प्रकट हुई और नाटक किया कि वह संयोग से वहां आई है। मैं क्या देख रही हूँ? वह चिल्लाई, क्या ये तुम हो, प्यारे राजकुमार? किस दुर्भाग्य ने तुम्हें इस निराशाजनक जगह पर ला खड़ा किया है? राजा, जो उसके बदले हुए रूप से पूरी तरह भ्रमित था, ने उत्तर दिया। हाय सुंदर परी, जो परी मुझे यहाँ लेकर आई थी, उसने सबसे पहले मेरी दृष्टि छीन ली, लेकिन उसकी आवाज़ से मैंने पहचान लिया कि वह रेगिस्तान की परी है। हालांकि वह मुझे किस लिए ले गई होगी, यह मैं तुम्हें नहीं बता सकता। आह! नकली परी चिल्लाई, अगर तुम उसके हाथों में पड़ गए हो, तो तुम तब तक नहीं बच पाओगे जब तक तुम उससे शादी नहीं कर लेते। उसने इस तरह एक से ज्यादा राजकुमारों को अपने साथ ले लिया है, और वह निश्चित रूप से वह सब कुछ हासिल कर लेगी जो उसे पसंद आएगा। जब वह इस तरह राजा के लिए दुख जताने का नाटक कर रही थी, तो अचानक राजा ने उसके पैरों को देखा, जो ग्रिफिन के पैरों की तरह थे, और एक पल में समझ गया कि यह रेगिस्तान की परी होगी, क्योंकि उसके पैर ही एक ऐसी चीज थी जिसे वह बदल नहीं सकती थी, चाहे वह अपना चेहरा कितना भी सुंदर क्यों न बना ले। बिना कुछ नोटिस किए उन्होंने गोपनीय तरीके से कहा, ऐसा नहीं है कि मुझे रेगिस्तान की परी से कोई नापसंदगी है, लेकिन मैं वास्तव में उस तरीके को बर्दाश्त नहीं कर सकता जिस तरह से वह पीले बौने की रक्षा करती है और मुझे एक अपराधी की तरह यहाँ जंजीरों में जकड़े रखती है। ये सच है कि मैं एक आकर्षक राजकुमारी से प्यार करता हूँ,
लेकिन अगर परी मुझे आज़ाद कर दे तो मेरी कृतज्ञता मुझे केवल उससे प्यार करने के लिए बाध्य करेगी। क्या तुम सच में वही कह रहे हो जो तुम कह रहे हो, राजकुमार? परी ने पूरी तरह से धोखा खाते हुए कहा। जरूर, राजकुमार ने जवाब दिया, मैं तुम्हें कैसे धोखा दे सकता हूँ? तुम देख रहे हो कि एक साधारण राजकुमारी की तुलना में एक परी से प्यार पाना मेरे अहंकार को और भी ज्यादा बढ़ा देता है। लेकिन भले ही मैं उसके लिए प्यार से मर रहा हूँ, मैं तब तक उससे नफरत करने का नाटक करूंगा जब तक कि मैं आज़ाद नहीं हो जाता। रेगिस्तान की परी इन शब्दों से पूरी तरह प्रभावित हुई। उसने राजकुमार को एक सुखद स्थान पर ले जाने का तुरंत निश्चय किया। इसलिए उसे अपने रथ पर बिठाया, जिस पर उसने चमगादड़ों की जगह हंसों को जोता था, और उसके साथ उड़ गई। लेकिन राजकुमार की परेशानी की कल्पना कीजिए, जब वे जिस ऊंचाई पर हवा में भाग रहे थे, वहां से उसने अपनी प्रिय राजकुमारी को पॉलिश स्टील से बने एक महल में देखा, जिसकी दीवारें सूरज की किरणों को इतनी गर्म तरीके से परावर्तित कर रही थीं कि कोई भी व्यक्ति बिना जले राख हो जाए, उसके पास नहीं जा सकता था। बेलिसिमा एक नाले के किनारे एक छोटी सी झाड़ी में बैठी थी, अपने सिर को अपने हाथ पर टिकाए और फूट फूट कर रो रही थी। लेकिन जैसे ही वे गुजरे, उसने ऊपर देखा और राजा और रेगिस्तान की परी को देखा। अब परी इतनी चतुर थी कि वह न केवल राजा को सुंदर लग रही थी, बल्कि बेचारी राजकुमारी भी उसे अब तक देखी गई सबसे प्यारी प्राणी समझती थी। क्या? वह चिल्लाई, क्या मैं इस एकाकी महल में काफी दुखी नहीं थी, जहां वह डरावना पीला बौना मुझे ले आया? क्या मुझे ये भी बताना चाहिए कि सोने की खदानों के राजा ने मुझे देखते ही मुझसे प्यार करना बंद कर दिया? लेकिन मेरा प्रतिद्वंद्वी कौन हो सकता है, जिसकी घातक सुंदरता मुझसे अधिक हो? जब वो ये कह रही थी, राजा, जो उससे पहले की तरह ही प्यार करता था, अपनी प्रिय राजकुमारी से इतनी जल्दी दूर हो जाने पर बहुत दुखी हो रहा था। लेकिन वह ये भी अच्छी तरह जानता था कि परी इतनी शक्तिशाली है कि उससे बचने की कोई उम्मीद उसे बहुत धैर्य और चालाकी के बिना नहीं थी। रेगिस्तान की परी ने भी बेलिसिमा को देखा था, और उसने राजा की आंखों में ये पढ़ने की कोशिश की कि इस अप्रत्याशित दृश्य का उस पर क्या प्रभाव पड़ा होगा। तुम जो जानना चाहते हो, वह मुझसे बेहतर कोई नहीं बता सकता, उसने कहा। एक दुखी राजकुमारी से ये संयोगवश मुलाकात, जिसके लिए मैं कभी एक क्षणिक प्रेम करता था, इससे पहले कि मैं तुमसे मिल पाता, ने मुझे थोड़ा प्रभावित किया है, मैं मानता हूँ, लेकिन तुम मेरे लिए उससे कहीं अधिक हो, इसलिए मैं तुम्हें छोड़ने के बजाय मरना पसंद करूँगा। आह राजकुमार, उसने कहा, क्या मैं विश्वास कर सकती हूँ कि तुम सचमुच मुझसे इतना प्यार करते हो? राजा ने उत्तर दिया, समय बताएगा, महोदया, लेकिन यदि आप मुझे यह विश्वास दिलाना चाहती हैं कि आपके मन में मेरे लिए कुछ सम्मान है, तो मैं आपसे विनती करता हूँ कि बेलिसिमा की सहायता करने से इनकार न करें। क्या तुम जानते हो कि तुम क्या पूछ रहे हो? रेगिस्तान की परी ने भौहें सिकोड़ते हुए और उसे संदेह भरी निगाहों से देखते हुए कहा। क्या तुम चाहते हो कि मैं अपनी कला का इस्तेमाल पीले बौने के खिलाफ करूं, जो मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, और उससे एक घमंडी राजकुमारी को छीन लूं जिसे मैं अपना प्रतिद्वंद्वी मानता हूं? राजा ने आह भरी, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया। वास्तव में ऐसे स्पष्ट दृष्टि वाले व्यक्ति से क्या कहा जा सकता था? अंत में वे एक विशाल घास के मैदान में पहुंचे, जो सभी प्रकार के फूलों से भरा हुआ था। एक गहरी नदी उसके चारों ओर थी, और कई छोटी छोटी नदियां छायादार पेड़ों के नीचे धीरे धीरे कलकल करती थीं, जहां हमेशा ठंड और ताजगी रहती थी। थोड़ी दूर पर एक शानदार महल खड़ा था, जिसकी दीवारें पारदर्शी पन्ने की थीं। जैसे ही परी के रथ को खींचने वाले हंस हीरे से पक्के और माणिकों के मेहराबों वाले बरामदे के नीचे उतरे, उनका स्वागत चारों ओर से हजारों सुंदर प्राणियों ने किया, जो खुशी से उनसे मिलने आए और ये शब्द गाए, जब किसी हृदय में प्रेम राज करेगा, उसके खिलाफ प्रयास करना बेकार है। गर्व करने वाले को तीव्र पीड़ा होती है, और उसकी विजय और भी महान हो। रेगिस्तान की परी उन्हें अपनी जीत के बारे में गाते हुए सुनकर बहुत खुश हुई। वह राजा को सबसे शानदार कमरे में ले गई जिसकी कल्पना की जा सकती है, और उसे थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दिया, ताकि उसे यह न लगे कि वह एक कैदी है। लेकिन उसे यकीन था कि वह वास्तव में कहीं दूर नहीं गई थी, बल्कि किसी छुपकर उसे देख रही थी।
इसलिए एक बड़े दर्पण के पास जाकर उसने उससे कहा, विश्वसनीय सलाहकार, मुझे देखने दो कि मैं रेगिस्तान की आकर्षक परी के लिए खुद को अनुकूल बनाने के लिए क्या कर सकता हूँ, क्योंकि मैं उसे खुश करने के अलावा और कुछ नहीं सोच सकता। और उसने तुरंत अपने बालों को घुंघराला करना शुरू कर दिया और मेज पर अपने से ज्यादा शानदार कोट देखकर उसने उसे सावधानी से पहन लिया। परी इतनी खुश होकर लौटी कि वह अपनी खुशी छिपा नहीं सकी। मुझे पता है कि तुमने मुझे खुश करने के लिए कितनी मेहनत की है, उसने कहा, और मुझे तुम्हें बताना चाहिए कि तुम पहले ही पूरी तरह सफल हो चुके हो। तुम देखो, अगर तुम सच में मेरी परवाह करते हो तो ऐसा करना मुश्किल नहीं है। राजा, जिसके पास बूढ़ी परी को अच्छे मूड में रखने के अपने कारण थे, ने मीठी मीठी बातें करने से परहेज नहीं किया और कुछ समय बाद उसे समुद्र तट पर अकेले टहलने की अनुमति दे दी गई। रेगिस्तान की परी ने अपने जादू से इतना भयानक तूफान खड़ा कर दिया था कि सबसे साहसी पायलट भी उसमें जाने की हिम्मत नहीं कर सकता था, इसलिए उसे अपने कैदी के भागने का डर नहीं था और उसे अपने क्रूर अपहरणकर्ता द्वारा बाधित किए बिना अपनी भयानक स्थिति के बारे में दुखी होकर सोचने में कुछ राहत मिली। अब बेतहाशा इधर उधर घूमने के बाद उसने अपनी छड़ी से रेत पर ये पंक्तियां लिखीं। आखिरकार मैं इस तट पर, कोमल आंसुओं से मेरा दुख हल्का कर दो। अफसोस, अफसोस, मैं और कुछ नहीं देख सकता। मेरा प्यार, जो फिर भी मेरी उदासी को खुश करता है। और हे उग्र, तूफानी समुद्र, गहराई से ऊंचाई तक, प्रचंड हवाओं से हिलते हुए, तूने मेरे प्रियतम को मुझसे दूर रखा है, और मैं तेरी शक्ति का बंदी हूँ। मेरा दिल अब भी तुमसे ज्यादा जंगली है, क्योंकि भाग्य मेरे प्रति क्रूर है। मैं इस प्रकार निर्वासन में क्यों तड़पूं? मेरी राजकुमारी मुझसे क्यों छीन ली गई? ओ सुंदर अप्सराएं, सागर गुफाओं से, कौन जानता है सच्चा प्यार कितना मीठा हो सकता है। ऊपर आओ और उग्र लहरों को शांत करो, और एक हताश प्रेमी को आज़ाद कर दो। जब वह अभी भी लिख रहा था, उसने एक आवाज़ सुनी जिसने न चाहते हुए भी उसका ध्यान अपनी ओर खींचा। ये देखकर कि लहरें पहले से कहीं ज्यादा तेज हो रही थीं, उसने चारों ओर देखा और कुछ ही देर में उसने एक सुंदर महिला को एक विशाल लहर के शिखर पर धीरे धीरे तैरते हुए देखा। उसके लंबे बाल उसके चारों ओर फैले हुए थे। उसने एक हाथ में एक दर्पण और दूसरे में एक कंघी पकड़ी हुई थी, और पैरों की जगह उसके पास एक मछली जैसी सुंदर पूंछ थी, जिसके सहारे वह तैर रही थी। राजा इस अप्रत्याशित दृश्य को देखकर आश्चर्य से अवाक रह गया, लेकिन जैसे ही वह बात करने की दूरी के भीतर आई, उसने उससे कहा, मैं जानती हूँ कि अपनी राजकुमारी को खोने और रेगिस्तान की परी द्वारा बंदी बनाए जाने पर आप कितने दुखी हैं। यदि आप चाहें तो मैं आपको इस घातक जगह से भागने में मदद कर सकती हूँ, जहाँ अन्यथा आपको 30 साल या उससे अधिक समय तक एक थकाऊ जीवन जीना पड़ सकता है। सोने की खदानों के राजा को समझ में नहीं आ रहा था कि इस प्रस्ताव का क्या जवाब दिया जाए। इसलिए नहीं कि वह भागना नहीं चाहता था, बल्कि उसे डर था कि यह रेगिस्तान की परी द्वारा उसे धोखा देने का एक और तरीका हो सकता है। जब वह हिचकिचाया तो जलपरी ने, जो उसके विचारों को भांप गई थी, उससे कहा, आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं, मैं आपको फंसाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। मैं पीले बौने और रेगिस्तान की परी से इतना नाराज हूँ कि मैं उनकी मदद नहीं करना चाहूँगा, खासकर तब जब मैं लगातार आपकी बेचारी राजकुमारी को देखता हूँ, जिसकी सुंदरता और अच्छाई मुझे उस पर बहुत दया दिलाती है। और मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपको मुझ पर भरोसा होगा तो मैं आपको भागने में मदद करूँगा। राजा ने कहा, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, और तुम जो कहोगे मैं वही करूँगा, लेकिन अगर तुमने मेरी राजकुमारी को देखा है तो मैं तुमसे विनती करता हूँ कि मुझे बताओ कि वह कैसी है और उसके साथ क्या हो रहा है। हमें बातचीत में समय बर्बाद नहीं करना चाहिए, उसने कहा। मेरे साथ आओ और मैं तुम्हें स्टील के महल में ले जाऊंगी, और हम इस तट पर तुम्हारे जैसी एक आकृति छोड़ देंगे, जिसे देखकर परी भी धोखा खा जाएगी। ये कहकर उसने जल्दी से समुद्री घास का एक बंडल इकट्ठा किया और उसे 3 बार फूंकते हुए कहा, मेरे मित्र समुद्री घास, मैं तुम्हें आदेश देता हूँ कि तुम रेत पर यहीं रहो जब तक रेगिस्तान की परी तुम्हें लेने न आ जाए। और तुरंत समुद्री घास राजा की तरह हो गई, जो उन्हें बड़े आश्चर्य से देख रहा था, क्योंकि उन्होंने भी उसके जैसे कोट पहन रखे थे।
लेकिन वे वहां पीले और स्थिर पड़े थे, जैसे राजा खुद पड़े होते अगर कोई बड़ी लहर उन्हें पकड़ लेती और उन्हें किनारे पर बेहोश कर देती। और फिर मत्स्यांगना ने राजा को पकड़ लिया और वे खुशी खुशी साथ साथ तैरने लगे। अब उसने कहा, मेरे पास राजकुमारी के बारे में आपको बताने का समय है। रेगिस्तान की परी द्वारा उसे दिए गए प्रहार के बावजूद पीले बौने ने उसे अपनी भयानक स्पेनिश बिल्ली पर अपने पीछे चढ़ने के लिए मजबूर किया, लेकिन वह जल्द ही दर्द और भय से बेहोश हो गई और तब तक होश में नहीं आई जब तक वे उसके डरावने स्टील के महल की दीवारों के भीतर नहीं पहुंच गए। यहाँ उसका स्वागत सबसे सुंदर लड़कियों ने किया, जिन्हें पीला बौना वहां ले गया था, जो उसकी सेवा करने के लिए जल्दी से आया और उसे हर संभव ध्यान दिया। उसे सोने के कपड़े से ढके एक सोफे पर लिटाया गया था, जिस पर नट जितने बड़े मोतियों की कढ़ाई की गई थी। आह! सोने की खानों के राजा ने बीच में टोकते हुए कहा, अगर बेलिसिमा मुझे भूल गई और उससे शादी करने के लिए सहमत हो गई, तो मैं अपना दिल तोड़ दूंगा। आपको इससे डरने की जरूरत नहीं है, मत्स्यांगना ने उत्तर दिया। राजकुमारी आपके अलावा किसी और के बारे में नहीं सोचती है और डरावना बौना उसे अपनी ओर देखने के लिए राजी नहीं कर सकता है। राजा ने कहा, कृपया अपनी कहानी जारी रखें। तुम्हें और क्या बताना है? जलपरी ने उत्तर दिया, जब तुम वहां से गुजरे तो बेलिसिमा जंगल में बैठी थी और उसने तुम्हें रेगिस्तान की परी के साथ देखा, जो इतनी चतुराई से भेष बदल कर आई थी कि राजकुमारी ने उसे खुद से भी ज्यादा सुंदर समझा। तुम उसकी निराशा की कल्पना कर सकते हो, क्योंकि उसने सोचा था कि तुम उससे प्यार करने लगे हो। वह मानती है कि मैं उससे प्यार करता हूँ। राजा चिल्लाया, ये कितनी बड़ी गलती है। उसे धोखा देने से बचाने के लिए क्या किया जाना चाहिए? तुम सबसे बेहतर जानते हो, मरमेड ने उस पर दयालुता से मुस्कुराते हुए उत्तर दिया। जब लोग एक दूसरे से उतना ही प्यार करते हैं जितना तुम दोनों करते हो, तो उन्हें किसी और की सलाह की जरूरत नहीं होती। जैसे ही वह बोल रही थी, वे स्टील के महल के पास पहुंच गए। समुद्र के पास वाला किनारा ही एकमात्र ऐसा किला था जिसे पीला बौना भयानक जलती दीवारों से असुरक्षित छोड़ गया था। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ, मत्स्यांगना ने कहा, कि राजकुमारी नाले के किनारे बैठी है, ठीक उसी जगह जहाँ से तुमने उसे गुजरते हुए देखा था। लेकिन चूंकि तुम्हारे पास उसके पास पहुँचने से पहले कई दुश्मनों से लड़ना होगा, इसलिए ये तलवार ले लो। इसके साथ सशस्त्र तुम किसी भी खतरे का सामना कर सकते हो और सबसे बड़ी कठिनाइयों को पार कर सकते हो। केवल एक बात का ध्यान रखना, वह ये कि इसे अपने हाथ से कभी गिरने मत देना। अलविदा। अब मैं उस चट्टान के पास प्रतीक्षा करूंगी, और यदि तुम्हें अपनी प्रिय राजकुमारी को ले जाने में मेरी सहायता की आवश्यकता होगी तो मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगी, क्योंकि रानी, उसकी माँ, मेरी सबसे अच्छी दोस्त है और यह उसकी खातिर ही था कि मैं तुम्हें बचाने गया था। ऐसा कहकर उसने राजा को एक हीरे से बनी तलवार भेंट की, जो सूरज से भी अधिक चमकदार थी। राजा को अपनी कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए शब्द नहीं मिल रहे थे, लेकिन उसने राजा से विनती की कि वो ये विश्वास करे कि वो उसके उपहार के महत्व को पूरी तरह समझता है और उसकी मदद और दयालुता को कभी नहीं भूलेगा। अब हमें रेगिस्तान की परी के पास वापस जाना चाहिए। जब उसने पाया कि राजा वापस नहीं आया है, तो वो उसे खोजने के लिए जल्दी से बाहर निकली और अपने दल की 100 महिलाओं के साथ उसके लिए शानदार उपहारों से लदी हुई किनारे पर पहुंची। कुछ ने हीरे से भरी टोकरियां, कुछ ने अद्भुत कारीगरी के सुनहरे प्याले और आंबा, मूंगा और मोती, और कुछ ने फिर से अपने सिर पर सबसे कीमती और सबसे सुंदर चीजों की गठरी रखी, जबकि बाकी ने फल और फूल और यहाँ तक कि पक्षी भी लाए। लेकिन परी का क्या डर था, जो इस उल्लासमय दल का पीछा कर रही थी, जब उसने रेत पर राजा की छवि देखी, जिसे मत्स्यांगना ने समुद्री घास से बनाया था। आश्चर्य और दुख से आहत, उसने एक भयानक चीख निकाली और खुद को नकली राजा के पास फेंक दिया, रोते हुए और चिल्लाते हुए और अपनी 11 बहनों को पुकारते हुए, जो परियां थीं और जो उसकी सहायता के लिए आई थीं। लेकिन वे सभी राजा की छवि से प्रभावित थे, क्योंकि वे जितने चतुर थे, मत्स्यांगना उससे भी अधिक चतुर थी, और वे केवल रेगिस्तान की परी की मदद कर सकते थे, ताकि वे उस स्थान पर एक अद्भुत स्मारक बना सकें, जिसे वे सोने की खानों के राजा की कब्र समझते थे।
लेकिन जब वे राजा की स्मृति को अमर बनाने के लिए जैस्पर और पोफिरी, अगेट और संगमरमर, सोना और कांस्य, मूर्तियां और उपकरण एकत्र कर रहे थे, तब वह अच्छी मत्स्यांगना को धन्यवाद दे रहा था और उससे मदद की भीख मांग रहा था, जिसे उसने गायब होते ही कृपापूर्वक करने का वादा किया, और फिर वह स्टील के महल की ओर चल पड़ा। वह तेजी से चला, अपने चारों ओर उत्सुकता से देख रहा था और एक बार फिर अपनी प्रिय बेलिसिमा को देखने के लिए तरस रहा था, लेकिन वह ज्यादा दूर नहीं गया था कि उसे 4 भयानक स्फिंक्स ने घेर लिया, जो मत्स्यांगना की हीरे की तलवार के बिना बहुत जल्द ही उसे अपने तीखे पंजों से टुकड़े टुकड़े कर देते। क्योंकि जैसे ही उसने इसे उनकी आंखों के सामने दिखाया, वे असहाय होकर उसके पैरों पर गिर पड़े और उसने उन्हें एक ही वार में मार डाला। लेकिन वह अपनी खोज जारी रखने के लिए मुड़ा ही था कि उसे 6 ड्रैगन मिले जो लोहे से भी ज्यादा सख्त शल्कों से ढके हुए थे। यह मुठभेड़ भले ही भयावह थी, लेकिन राजा का साहस डगमगाया नहीं और उसने अपनी अद्भुत तलवार की मदद से उन्हें एक के बाद एक टुकड़ों में काट दिया। अब उसे उम्मीद थी कि उसकी मुश्किलें खत्म हो गई होंगी, लेकिन अगले मोड़ पर उसे एक ऐसी मुश्किल मिली जिससे पार पाना उसके लिए मुश्किल था। 24 सुंदर और सुंदर अप्सराएं फूलों की मालाएं थामे हुए उसकी ओर बढ़ीं, जिनसे उन्होंने रास्ता रोक दिया। आप कहाँ जा रहे हैं, राजकुमार? उन्होंने कहा, इस जगह की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है, और अगर हम आपको जाने देंगे तो आपके और हमारे साथ बहुत बड़ी मुसीबतें आएंगी। हम आपसे विनती करते हैं कि आप आगे जाने पर जोर न दें। क्या आप 24 लड़कियों को मारना चाहते हैं जिन्होंने कभी भी आपको किसी भी तरह से नाराज नहीं किया है? राजा को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे या क्या कहे। एक शूरवीर के रूप में यह उसके सभी विचारों के विरुद्ध था कि वो कोई भी ऐसी बात ना करे जिसे कोई महिला न करने के लिए कहे, लेकिन जब वह हिचकिचा रहा था, उसके कान में एक आवाज आई, मार डालो और छोड़ो मत, नहीं तो तुम्हारी राजकुमारी हमेशा के लिए खो जाएगी। इसलिए अप्सराओं को उत्तर दिए बिना वह तुरंत आगे बढ़ा, उनकी मालाएं तोड़ दी और उन्हें सभी दिशाओं में बिखेर दिया, और फिर बिना किसी बाधा के उस छोटे से जंगल में चला गया जहां उसने बेलिसिमा को देखा था। जब वह उसके पास पहुंचा तो वह नाले के किनारे बैठी हुई पीली और थकी हुई दिख रही थी, और वह खुद को उसके पैरों पर गिराना चाहता था, लेकिन उसने खुद को उससे इतने आक्रोश के साथ दूर कर लिया मानो वह पीला बौना हो। आह राजकुमारी, वह चिल्लाया, मुझसे नाराज मत हो, मुझे सब कुछ समझाने दो। मैं विश्वासघाती नहीं हूँ या जो कुछ हुआ है उसके लिए दोषी नहीं हूँ। मैं एक दुखी दुष्ट हूँ जिसने खुद की मदद करने में सक्षम हुए बिना आपको नाराज कर दिया है। आह बेलिसिमा चिल्लाई, क्या मैंने तुम्हें सबसे सुंदर प्राणी के साथ हवा में उड़ते नहीं देखा? क्या ये तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध था? वास्तव में ऐसा ही था, राजकुमारी, उसने उत्तर दिया। रेगिस्तान की दुष्ट परी मुझे एक चट्टान से बांधने से संतुष्ट नहीं हुई, उसने मुझे अपने रथ में पृथ्वी के दूसरे छोर पर ले गई, जहां मैं अभी भी एक बंदी होता, लेकिन एक मित्रवत मत्स्यांगना की अप्रत्याशित मदद के बिना, जो मुझे तुम्हें, मेरी राजकुमारी, उन अयोग्य हाथों से बचाने के लिए यहाँ लाई है जो तुम्हें पकड़ रहे हैं। अपने सबसे वफादार प्रेमी की सहायता से इनकार मत करो। ऐसा कहते हुए उसने खुद को उसके पैरों पर गिरा दिया और उसे उसके वस्त्र से पकड़ लिया। लेकिन अफसोस, ऐसा करते हुए उसने जादुई तलवार को गिरा दिया, और पीला बौना, जो एक सलाद के पीछे छिपा हुआ था, जैसे ही उसे देखा, वो उछल पड़ा और उसे पकड़ लिया, क्योंकि वह इसकी अद्भुत शक्ति को अच्छी तरह जानता था। बौने को देखकर राजकुमारी ने भय से चीख मारी, लेकिन इससे छोटा राक्षस और अधिक चिढ़ गया। कुछ जादुई शब्द बुदबुदाते हुए उसने 2 दैत्यों को बुलाया, जिन्होंने राजा को लोहे की बड़ी जंजीरों से बांध दिया। बौने ने कहा, अब मैं अपने प्रतिद्वंद्वी के भाग्य का स्वामी हूँ, लेकिन मैं उसे जीवनदान दूंगा और बिना किसी नुकसान के जाने की अनुमति दूंगा, यदि राजकुमारी तुम मुझसे विवाह करने के लिए सहमत हो जाओगी। दुखी राजा ने कहा, मुझे 1000 बार मरने दो। हाय, राजकुमारी चिल्लाई, तुम्हें मरना ही होगा। क्या इससे ज्यादा भयानक कुछ हो सकता है? राजा ने उत्तर दिया, यदि तुम उस दुष्ट से विवाह करोगी तो यह और भी अधिक भयानक होगा। कम से कम, उसने आगे कहा, हमें एक साथ मरना चाहिए। मुझे तुम्हारे लिए मरने का संतोष दो,
मेरी राजकुमारी, उसने कहा। ओह नहीं नहीं, वो बौने की ओर मुड़ते हुए चिल्लाई, इसके बजाय मैं वही करूंगी जो तुम चाहोगी। क्रूर राजकुमारी, राजा ने कहा, क्या तुम मेरी आंखों के सामने दूसरी शादी करके मेरा जीवन भयानक बना दोगी? ऐसा नहीं है, पीले बौने ने उत्तर दिया, तुम मेरे प्रतिद्वंद्वी हो जिनसे मैं बहुत डरता हूँ, तुम हमारी शादी नहीं देख पाओगे। ऐसा कहते हुए बेलसिमा के आंसू और चीखों के बावजूद उसने हीरे की तलवार से राजा के दिल पर वार कर दिया। बेचारी राजकुमारी ने अपने प्रेमी को अपने पैरों पर मृत पड़ा देखा और अब वह उसके बिना नहीं रह सकी, वो उसके पास गिर पड़ी और टूटे हुए हृदय के कारण मर गई। इस प्रकार इन दुर्भाग्यपूर्ण प्रेमियों का अंत हो गया, जिनकी मदद मत्स्यकन्या भी नहीं कर सकी, क्योंकि हीरे की तलवार के साथ उनकी सारी जादुई शक्ति समाप्त हो गई थी। जहाँ तक दुष्ट बौने का प्रश्न है, वह सोने की खानों के राजा से विवाह करने की अपेक्षा राजकुमारी को मृत देखना अधिक पसंद करता था, और जब रेगिस्तान की परी को राजा के साहसिक कारनामों के बारे में पता चला, तो उसने उस भव्य स्मारक को गिरा दिया जिसे उसने बनवाया था, और वह अपने साथ की गई इस चाल से इतनी क्रोधित हुई कि वह उससे उतना ही घृणा करने लगी जितना पहले करती थी। दयालु मत्स्य कन्या प्रेमियों के दुखद भाग्य से दुखी होकर उन्हें दो ऊंचे ताड़ के पेड़ों में बदल देती है, जो हमेशा एक दूसरे के बगल में खड़े होते हैं, अपने वफादार प्यार के बारे में एक दूसरे से फुसफुसाते हैं और अपनी आपस में जुड़ी शाखाओं से एक दूसरे को दुलारते हैं।